नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक में स्वर्णिम विजय की 4 मशालों का अनंत ज्वाला में विलय किया। संसद ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। सरकार ने कहा, अगले 3 साल में करीब 36,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। तूफान राय के तेज होने की आशंका को देखते हुए फिलीपींस के मध्य और दक्षिणी हिस्सों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और स्पेन में BWF विश्व चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणय आज अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर के किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों से बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए हर राज्य और राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों और गुजरात के मुख्यमंत्री को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बधाई दी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना से प्रेरित होकर सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षमता को बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत। उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को गति देने का निश्चय भी किया है और एक अपील भी की है। और परिणाम है कि देश भर में लाखों किसान आज प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसके लाभों से
लाभान्वित होते देखकर अनेकानेक किसान इसके प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बताया कि देश के हर गरीब आदमी को सर्व सुविधा युक्त मकान मिल जाएगा। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है। अगर देश में ये सुनिश्चित होना जा रहा है कि देश के प्रत्येक गरीब आदमी को सर्व सुविधा युक्त मकान मिल जाएगा, तो यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। कोविड के इस कालखंड में 19 महीने तक 1,60,000 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर देश की गरीब जनता को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो रहा है, तो यह नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचय है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित स्वर्णिम विजय मशाल श्रद्धांजलि और स्वागत समारोह में शामिल हुए। 1971 के युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत करते हुए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अनंत ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल जलाई थी। उन्होंने 4 अन्य मशाल भी जलाई थी, जिन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में यात्रा करनी थी। समारोह के दौरान इन चारों मशालों का राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री द्वारा अनंत ज्वाला में विलय कर दिया गया। ये चारों मशालें सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लोंगेवाला, कच्छ के रण और अगरतला सहित समूचे देश में यात्रा कर नई दिल्ली पहुंची थीं। इन मशालों को 1971 युद्ध से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के गृहनगरों में भी ले जाया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों द्वारा दिखाए गए पराक्रम और दृढ़ देशभक्ति को देश याद करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट में कहा कि वे विजय दिवस की स्वर्ण जयंती के अवसर पर वीर सैनिकों को नमन करते हैं। संसद ने आज 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1971 में हमारे बहादुर और निडर सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी और बांग्लादेश एक नया देश बना था। उन्होंने कहा कि उस समय से आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सशस्त्र बलों के बलिदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों का साहस देश के लोगों को प्रेरित करता रहेगा। लोकसभा में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर भी मौन रखा गया। पश्चिम बंगाल में विजय दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोलकाता में आज सुबह फोर्ट विलियम के विजय स्मारक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शाम को विक्टोरिया मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय गाथा कार्यक्रम होगा। स्वर्णिम विजय गाथा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की कहानी को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन करेगा। भारत की पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस स्वर्ण जयंती आज चेन्नई में मनाई गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कामराज सलाई में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। आम जनता के लिए पहली बार 19 दिसंबर तक युद्ध स्मारक खुला रहेगा। विजय दिवस के अवसर पर फिल्म प्रभाग आज बहादुर सैनिकों की अतुलनीय वीरता और उपलब्धियों पर आधारित 4 वृत्तचित्रों का प्रसारण कर रहा है। 9 months to freedom शीर्षक की पहली फिल्म में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध और आम लोगों के जीवन पर इसका असर दिखाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में आयोजित बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशिष्ट अतिथि के रूप में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ढाका में विजय दिवस परेड में शामिल हुए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त प्रयासों को चिन्हित करने के लिए कर्नल विनय सदाशिवन ने भारतीय सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय त्रिसेवा दल का नेतृत्व किया। विंग कमांडर टी आशा ज्योतिर्मयी, जो भारतीय वायुसेना की पैराट्रूपर हैं, भारतीय तिरंगे को लेकर बांग्लादेशी पैरा जंपर्स में शामिल हुई, जो भारतीय सेना के सैनिकों के
बलिदान को चिन्हित करता है जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष में अपनी जान गंवाई थी। भूटान, जो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था, और रूस, जिसने मुक्ति युद्ध का समर्थन किया था, की सैन्य टुकड़ियां भी इस परेड में शामिल हुईं। 50वें विजय दिवस पर बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रपति को निमंत्रण देना दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। श्री कोविंद की पहली बांग्लादेश यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोनों देश बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के साथ साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश झा के साथ संजीव कुमार सिंह। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है विजय दिवस पर। अपनी सरहद तक, सागर की हद तक हम निगहबान हैं, धरती अंबर तक। आज हम 1971 में पाकिस्तान पर अपने विजय और बांग्लादेश के उदय के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं। आज से ठीक 50 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सैनिकों ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को हराकर बांग्लादेश को आजाद कराया था। ये किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव का विषय होता है, लेकिन विजय के उल्लास में हमें उन 3,900 वीरों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। जब गिरे धरा पर कर्तव्य निभाकर, भारत की खातिर सब लहू बहाकर। आज विजय के स्वर्णिम पर्व में अनायासी 3 दिसंबर 1971 की याद ताजा हो आई। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। अचानक पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा को पार करके सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी वक्त दिल्ली लौटकर मंत्रिमंडल की आपात बैठक की और कुछ समय बाद ही पूरे देश को इस बारे में सजग कर दिया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। कि 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आज जीत का स्वर्णिम पर्व मनाते समय हमें उन सैनिकों को नमन करना चाहिए जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश तक हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करने वाली भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा के पहले दिन कल ढाका में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक पाइपलाइन एक अनूठी परियोजना है, जिससे दोनों देशों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी। विदेश सचिव ने बताया कि इस परियोजना का काम प्रगति पर है। This is a very, very unique and significant pipeline that enables us to integrate our energy requirements. This will use high-speed diesel from Numaligarh refineries from Siliguri into Parbatipur. This project is coming on stream. This is progressing very well, and I understand that we will be in a position to inaugurate it next year. भारत बांग्लादेश संबंधों पर श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि दोनों देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप, आईटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोविड महामारी से निपटने में भारत और बांग्लादेश के बीच उत्कृष्ट सहयोग का जिक्र करते हुए विदेश सचिव ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत को चिकित्सा आपूर्ति करने पर बांग्लादेश की सराहना की। विदेश सचिव श्रृंगला ने दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं,
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सदस्य अजय कुमार मिश्रा को मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी तो श्री गांधी ने अजय मिश्रा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने की मांग की। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नियम 267 के तहत मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे उठाने की अनुमति नहीं दी और सदन को पहले 2 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में बताया कि अगले 3 साल में करीब 36,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्यसभा के निलंबित विपक्षी सदस्यों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। वे अपने निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दोनों सदनों का संचालन ठीक से न होने देने के लिए विपक्षी सदस्यों की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने बताया कि सरकार जनहित के मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है और विपक्ष से रचनात्मक सुझाव मांगती है। सस्पेंशन के हमारा स्टैंड क्लियर है। जो कर्मचारी इस संसद को बचाने के लिए अपना त्याग किया, बलिदान किया, ऐसे लोगों के ऊपर हमला करने का कोशिश हुआ है, हमला किया है, गले में उनका हाथ लगा के पीछे दबाया है, ये सब करने का जो है उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक में स्वर्णिम विजय की 4 मशालों का अनंत ज्वाला में विलय किया। संसद ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। सरकार ने कहा, अगले 3 साल में करीब 36,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्पेन में BWF विश्व चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय आज अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश का शहरी विकास विभाग कर रहा है। सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। शहरी क्षेत्रों में जीवन को सुगम बनाने में प्रधानमंत्री निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शहरी विकास के क्षेत्र में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कल से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद पांडे, उप निर्वाचन आयुक्त चंद्र भूषण कुमार, नीतीश व्यास और टी श्रीकांत तथा महानिदेशक सुश्री शेफाली बी शरण के साथ कल पंजाब में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। 2 दिवसीय पंजाब दौरे में कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व वाले दल ने राज्य के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ बातचीत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.38% हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 141 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि राज्य में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा
कि संक्रमित लोगों के संपर्कों की पहचान की जा रही है। सभी संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक है। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी लोगों से अति सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की झलक। आज हम स्मरण कर रहे हैं जाने माने शिक्षाविद, लेखक और पत्रकार उमेश चंद्र दत्ता को। उनका जन्म 16 दिसंबर 1840 को कोलकाता के वर्तमान दक्षिण 24 परगना में हुआ था। वे प्रमुख ब्रह्म समाजी थे जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। उमेश चंद्र 1859 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। शीघ्र ही वे केशव चंद्र सेन के निकट आ गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हरिनवी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया तो उमेश चंद्र केशव चंद्र सेन गुट के सबसे लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हो गए। 1863 में उमेश चंद्र ने ब्रह्म समाज के अन्य युवाओं के साथ बामा बोधनी सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में बामा या महिलाओं को शिक्षित करना और उनका उत्थान करना था। उन्होंने 40 वर्ष तक बामा बोधनी पत्रिका का संपादन किया और ये कार्य 1902 तक लगातार करते रहे। इस समाचार पत्र ने महिलाओं के उद्धार और महिला शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमेश चंद्र ने 2 साप्ताहिक, धर्म साधो और भारत संस्कारक का भी संपादन किया। उमेश चंद्र ने कई स्कूलों में शिक्षण भी किया। 1893 में उन्होंने कोलकाता के मानिकतला में मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल खोला। वे कोलकाता में बेथुन कॉलेज की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे और कोलकाता यूनिवर्सिटी की सीनेट के सदस्य भी रहे। इस प्रकार उन्होंने इन संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उमेश चंद्र ने बेहद साधारण जीवन जिया, इसीलिए लोग उन्हें योगी कहते थे। 1907 में उनका निधन हो गया। महिला उत्थान और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले महान सुधारक को शत शत नमन। आज हम लोकतंत्र के पक्षधर और वंचित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के कट्टर समर्थक पानगंटी रामराय निंगार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 दिसंबर 1928 को हुआ था। उन्हें पानगल के राजा के नाम से भी जाना जाता है। रामराय निंगार जस्टिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे 11 जुलाई 1921 से 3 दिसंबर 1926 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर भी रहे। रामराय निंगार का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था।
उत्तर अरकोट जिला बोर्ड का सदस्य चुने जाने के साथ उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। 1912 में वे दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1918 में उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। उसी वर्ष रामराय निंगार को इंपीरियल वॉर काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया। इस बीच जस्टिस पार्टी के गठन के साथ मद्रास में गैर ब्राह्मण आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रामराय निंगार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और शीघ्र ही इसके अग्रणी नेता बन गए। 1921 में जब सुब्बा रायलू खराब स्वास्थ्य के कारण पद से हटे तो राम राय निंगार मुख्यमंत्री बने। पानागल प्रशासन कुछ दूरगामी सुधारों के लिए जाना जाता है। उस दौरान सरकारी नौकरी में आरक्षण शुरू किया गया और मद्रास में समावेशी दौर का मार्ग प्रशस्त हुआ। मंदिरों और मठों का प्रशासन नवगठित हिंदू रिलीजियस एंडोवमेंट बोर्ड के अधीन लाया गया। वे राजनीति में सक्रिय रहे और 16 दिसंबर 1928 को अपने निधन तक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। मातृभूमि के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी की संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। फिलीपींस में शक्तिशाली तूफान की आशंका के मद्देनजर देश के मध्य और दक्षिण हिस्सों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फिलीपींस के मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार तूफान तेजी से देश के मध्य पूर्वी खंड में दीनागढ़ के द्वीप प्रांत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में देश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की चेतावनी दी है। स्पेन में BWF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, HS प्रणय, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी आज अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में शाम को हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, खेती में बदलाव लाने और कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा के लिए जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक में स्वर्णिम विजय की 4 मशालों का अनंत ज्वाला में विलय किया। संसद ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। सरकार ने कहा, अगले 3 साल में करीब 36,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 135 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।